हेलो एवरीवन, मैं शुभंकर नंदी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे रामकृष्ण मिशन आईटीआई अगरतला यूट्यूब पेज पे। आज मैं आपके सामने फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर को लेके डिस्कशन करूंगा। ये फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का जनरली मैं आज वायरिंग डायग्राम लेके आपके सामने पूरा डिस्कस करूंगा। तो पहले वायरिंग को समझने से पहले हम वो समझते हैं कि फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर होता क्या है। तो जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, जिसको हम सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या होता है, एक ही चैम्बर होता है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। तो उसमें जो इवापोरेटर पोर्शन है वो अलग नहीं होता है, एक ही कंपार्टमेंट के अंदर होता है। उसको एक ग्लास के डोर से अलग किया जाता है। उसमें क्या होता है आइस फॉर्मेशन होता है, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होता है, फिर धीरे धीरे वो आइस फॉर्मेशन हो जाता है। और फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, नाम से ही समझा जा रहा है फ्रॉस्ट फ्री, मतलब उसमें फ्रॉस्ट नहीं जमेगा। अगर फ्रॉस्ट जमेगा भी तो उसको फ्री किया जाएगा, डिफ्रॉस्ट किया जाएगा। तो जैसे ये मैंने एक लोअर डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, जैसे ये एक फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का एक ऐसे पिक्चरल व्यू है। तो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का जो ऊपर और नीचे दो कंपार्टमेंट होते हैं इसमें, ठीक है। ऊपर वाला जो कंपार्टमेंट है उसको बोला जाता है फ्रीजर। तो एक्चुअली इवापोरेटर जो है ऊपर वाला कंपार्टमेंट में रहता है ऊपर वाला कंपार्टमेंट में एक पंखा भी लगा रहता है, फैन, जिससे क्या होता है इसका अंदर का जो लोअर जो कंपार्टमेंट है उसका अंदर का हवा वो खींचता है, फिर इवापोरेटर कॉइल होके फिर वही हवा अंदर आता है। इस तरह से इस फैन के द्वारा यहाँ पर डक्ट लगा रहता है, इस पोर्शन पे डक्ट रहता है छोटा छोटा। तो उससे क्या होता है, हवा सर्कुलेट होता है और नीचे वाला कंपार्टमेंट ठंडा होता है। तो इसमें जो है इवापोरेटर जो है फैन जहाँ पे है उसके पीछे लगा रहता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, चलते चलते इसमें जनरली फिन टाइप इवापोरेटर लगाया जाता है। इसमें भी चलते चलते एक समय क्या होता है, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होने लगता है। लेकिन इसको एक मैकेनिज्म लगा के, जिसको हम बोलते हैं टाइमर, डिफ्रॉस्ट टाइमर, वो लगा के उसको क्या करते हैं, कुछ सर्टेन टाइम के बाद इसको डिफ्रॉस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये है फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आइए अभी हम समझते हैं फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो हम कैसे करेंगे। क्योंकि अगर वायरिंग सही नहीं होगा, वायरिंग हम नहीं कर सकेंगे, तो फिर फ्रिज तो चलने का मतलब ही नहीं होता है। तो आइए हम समझते हैं ये फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का वायरिंग हम कैसे कर सकते हैं। बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर जो जो पार्ट लगा हुआ है वो पार्ट के बारे में पहले बता दें। फर्स्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये है थर्मोस्टेट, ओके। जैसे आप लोग जानते हैं कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में भी एक थर्मोस्टेट होता है। ये थर्मोस्टेट कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता है, ठीक है, एज पर टेम्परेचर। थर्मोस्टेट के बाद क्या होता है, यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर एक टेल भी होता है थर्मोस्टेट का। तो सेम थर्मोस्टेट ही जो डोमेस्टिक में है इसमें भी सेम है। फिर ये जो पोर्शन है ये है डिफ्रॉस्ट टाइमर, इसको बोलते हैं टाइमर। तो एक्चुअली ये क्या करता है, ये फ्रॉस्ट फ्री जो रेफ्रिजरेटर की जो साइकिल है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है फ्रॉस्ट साइकिल, एक होता है डिफ्रॉस्ट साइकिल। फ्रॉस्ट साइकिल मतलब ये पोर्शन, आधा पोर्शन, ये दो वाला पोर्शन हटा के ये पोर्शन जो है ये कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर के जैसा ही, मतलब यहाँ पर रेफ्रिजरेटर चलेगा, इसमें फ्रॉस्ट हो भी सकता है। और जो दूसरा वाला पोर्शन है ये वाला, ये है डिफ्रॉस्ट साइकिल। दैट मीन्स जो भी फ्रॉस्ट इसमें फॉर्मेशन हुआ उसको ये पोर्शन क्या करेगा, डिफ्रॉस्ट कर देगा। अगर आइस फॉर्मेशन हो भी जाता है उसको मेल्ट करा देगा। तो इसलिए हम यहाँ टाइमर लगाते हैं। फिर क्या है, यहाँ पर ये रिले है, एज यूजुअल जो रिले लगता है कंप्रेसर में। ये कंप्रेसर के टर्मिनल है, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। फिर यहाँ पर न्यूट्रल आ गया। हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ है, मोटर, जो मैंने लिख रखा है। ये मोटर होता है फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर का, जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट में एक फैन लगा रहता है उसका मोटर, ठीक है। ये यहाँ से आके यहाँ से। फिर ये है डोर स्विच और कैबिनेट वाल्व। जैसे आप लोग जानते हैं फ्रिज के नीचे वाला कंपार्टमेंट को खोलते ही अंदर एक बल्ब लाइट सा जलता है, जिससे हमें देखने को आसानी होता है अंधेरे में। तो इस कारण से एक कैबिनेट बल्ब लगाया जाता है, ऊपर एक स्विच दिया जाता है। ये स्विच डोर के साथ लगा रहता है। जैसे ही डोर बंद हो जाता है ये क्या होता है, बल्ब ऑफ हो जाता है। और जैसे हम डोर खोलते हैं तो ये स्विच ओपन, मतलब कट आउट हो, कटिंग हो जाता है। तो इससे क्या होता है, कैबिनेट बल्ब जो है ग्लो करता है, ओके। अब समझिए कैसे ये काम में आ रहा है। देखिए यहाँ से जो फेज है, फेज पहले गया थर्मोस्टेट में, ओके। थर्मोस्टेट से दूसरा एक टर्मिनल से फेज ही निकलेगा यहाँ से
यहाँ से फेज निकलने के बाद ये कहाँ जाएगा, 3 नंबर में, टाइमर के 3 नंबर में। अगर आप लोग टाइमर ऐसे बॉक्स टाइप का होता है, उसमें नीचे 4 पॉइंट सा निकला रहता है। ये एक होता है 3, 4, 2 और 1, ये नंबर से इसको डिफाइन किया जाता है। तो थर्मोस्टेट से निकलने के बाद फेज आ जाता है 3 में, ठीक है। 3 से वो क्या करता है, ये 1 में कनेक्शन रहता है और एक 4 में कनेक्शन रहता है। ये जो टाइमर है इसमें 2 पोर्शन है, एक को बोलते हैं NC नॉर्मली क्लोज, और एक होता है NO दैट मीन्स नॉर्मली ओपन। तो 3 और 4 वो हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, जिस कारण से इसको बोला गया नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट। और 3 और 2 ये नॉर्मली कनेक्शन नहीं रहेगा। यहाँ पर एक कैंप मैकेनिज्म है, कैंप मैकेनिज्म के द्वारा ये 3 और 4 हमेशा लगा रहता है और 3 और 2 कटा हुआ रहता है। हाँ, तो फिर 2 को क्यों दिया गया, ये एक्चुअली टाइमर जो है टू बी प्रिसाइज 7 आवर 54 मिनट के बाद ये क्या करेगा, 3 और 4 का जो नॉर्मली क्लोज वाला कॉन्टैक्ट है, वो कैम जो मैकेनिज्म मैंने बोला था, वो उसको डिस्कनेक्ट कर देगा और उस समय 3 और 2 में कनेक्शन बन जाएगा 7 घंटा 54 मिनट के बाद। तो इसको हम लोग इजीली अंडरस्टूड के लिए 8 घंटा भी बोल देते हैं। 8 घंटा बाद 3 और 2 का कनेक्शन होता है, तब चालू होता है डिफ्रॉस्ट साइकिल, ठीक है। तो अभी देखो जैसे मैंने ड्रॉ कर रखा है, 3 और 4 में डायरेक्ट कनेक्शन है। कनेक्शन यहाँ से फेज आया था, फेज यहाँ से होके यहाँ रिले में आया, स्टार्ट और रन में गया, और यहाँ से जो है नीचे से न्यूट्रल जाके कॉमन में मिल गया, ठीक है। तो मेरा ये सिस्टम चल गया। और 4 से एक कनेक्शन फैन मोटर में आया, यहाँ से फेज मिला, यहाँ से न्यूट्रल मिला, ये भी चल गया। और यहाँ से डोर स्विच और डोर बल्ब को तो यहाँ से फेज और यहाँ से न्यूट्रल मिला, और ये डोर स्विच और डोर कैबिनेट बल्ब जो है सीरीज में है, तो ये बंद हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा तो ये भी चालू हो जाएगा। जैसे इसको डायरेक्ट फेज और न्यूट्रल हमने दे दिया। तो ये तो सिंपल सा साइकिल हो गया। अब देखो ये 1 नंबर जो पोर्शन है टाइमर का, यहाँ पर एक छोटा सा मोटर रहता है। मोटर क्या करता है, टाइमर के अंदर का जो कैम है उसको धीरे धीरे घुमाता है। ये 3 और 4, 3 और 1 हमेशा कनेक्शन में रहता है, तो धीरे धीरे घुमाता है। तो इससे ये टाइम मेंटेन करता है 7 घंटा 54 मिनट या फिर 8 घंटा। ये 7 घंटा 54 मिनट या फिर 8 घंटा जो है वो कंप्रेसर रनिंग टाइम है। ऐसा नहीं है कि मैंने फ्रिज चालू कर दिया और आफ्टर 8 आवर्स ये बंद हो जाएगा, नहीं। बीच में देखो थर्मोस्टेट भी कंप्रेसर को ऑन ऑफ करेगा, ठीक है। तो वो ये कंप्रेसर रनिंग जो 8 आवर्स है वो 10 घंटा बाद भी आ सकता है, 9.5 घंटा के बाद भी आ सकता है। मान लो जैसे हर एक घंटा में आधा घंटा ये थर्मोस्टेट कंप्रेसर को बंद करता है, तो उस हिसाब से उस रेशियो से जब भी 8 घंटा ये कंप्रेसर फुल चल जाएगा तभी डिफ्रॉस्ट साइकिल चालू होगा। मतलब 3 और 4 का कनेक्शन कट जाएगा और 3 और 2 का कनेक्शन चालू हो जाएगा। तो देखो 1 नंबर में मोटर है, मोटर से यहाँ से कनेक्शन होके ये जो है फ्यूज़ है, फ्यूज़ के सामने आके लग जाता है, और फिर फ्यूज़ है, फिर हीटर है। तो देखो एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि 1 से जब ये फेज यहाँ पर आ गया तो ये डिफ्रॉस्ट हीटर जो है वो ऑन हो जाना चाहिए था, उसको एनर्जाइज होना चाहिए था और ये जलना चाहिए था। लेकिन वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप सीरीज में कोई भी चीज़ लगाओगे तो जो पहले मिलेगा वो मैक्सिमम जो वोल्टेज है उसको कंज्यूम कर लेगा। तो यहाँ पर भी सेम ही हुआ, 3 से आके मोटर को मिला है फुल वोल्टेज, तो इसने कंज्यूम कर लिया। और यहाँ आते आते यहाँ पर ये जो हीटर है, हीटर एज ए जस्ट न्यूट्रल के पास देने के लिए एज ए कंडक्टर के जैसे काम किया। दैट मीन्स ये यहाँ तक न्यूट्रल पहुँच गया, तो ये हीटर एनर्जाइज नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज जो है इसने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये चलता रहा। अब जैसे ही ये जब 3 और 4 का कनेक्शन हो गया तो ये चला कूलिंग साइकिल, कूलिंग साइकिल। अब जब 8 घंटा बाद 3 और 2 का कनेक्शन बन गया तब ये बन गया डिफ्रॉस्ट साइकिल, डिफ्रॉस्ट साइकिल। तो अब देखो क्या होगा, हम समझते हैं। डिफ्रॉस्ट साइकिल जब होगा तब 3 और 4 का कनेक्शन जाएगा कट, यहाँ पर एनसी हो जाए, एनसी जो है एनओ हो जाएगा और ये दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से आएगा फेज, बाईमेटल थर्मो जो कि कटा हुआ था वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में सहायता करेगा, और यहाँ से होके फ्यूज होके हीटर जो है अब एनर्जाइज हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ से फेज आया, फेज को इसने पास दे दिया बाईमेटल ने,
फ्यूज के द्वारा भी ये हीटर में आ गया, तब जाके हीटर को यहाँ पर न्यूट्रल मिलेगा। क्लियर? तो क्या होगा, फ्यूज उस समय हीटर जो है एनर्जाइज हो जाएगा और जो जितना भी आइस जमा हुआ है इवेपोरेटर के ऊपर उसको मेल्ट कर देगा। अब देखो ये जो बाइमेटल है उसका एक रेंज है, ये क्या है कि -5 डिग्री में ये कांटेक्ट को बना देगा और जैसे ही डीप फ्रीजर के अंदर हवा का टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाएगा तब ये फिर से कट कर देगा और कूलिंग साइकिल फिर से चालू हो जाएगा, मतलब 3 और 4 का कनेक्शन बन जाएगा। तो ये क्या मैंने बोला, -5 में ये कट इन होता है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड में कट आउट हो जाता है। फिर ये मैंने फ्यूज क्यों लगाया, क्योंकि आप जानते हो हीटर जो है हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है। अगर ये कंटिन्यूअस ग्लो करते रहा, कंटिन्यूअस एनर्जाइज करते रहा तो वो क्या किया, एक्सेस हीट हो जाएगा, तब वो कंपार्टमेंट को खराब कर सकता है, कोई भी चीज़ को जला सकता है। इसके लिए यहाँ पर एक सेफ्टी मेजर करने के लिए एक फ्यूज लगा दिया गया। हाँ, इसका भी एक स्पेसिफिकेशन है, फ्यूज जो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मैक्सिमम काम करेगा, मतलब 72 डिग्री सेंटीग्रेड अगर एक्सेस क्रॉस करता है हीटर का टेम्परेचर तब वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। कट होने से क्या होगा, हमारा जो है हीटर जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा और ये बंद हो जाएगा। तब हमें फिर फ्यूज को बदलना होगा या फिर कोई अगर सिस्टम है हीटर खराब है उसको भी बदलना होगा। ओके, अब जो एक पॉइंट समझने का है, अगर जब 3 और 2 का कनेक्शन बन के ऐसा काम हो रहा है तब देखो यहाँ से यहाँ पर भी एक कनेक्शन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन बनता है जब 3 और 2 का कनेक्शन बना रहेगा तो क्या टाइमर का मोटर चलेगा। तो देखो हम लोग समझते हैं टेक्निकली, देखो यहाँ से फेज आ रहा है, यहाँ से भी फेज आ रहा है, बाईमेटल होके वो हीटर को आ गया डायरेक्ट, तो यहाँ से जो फेज है बाईमेटल के द्वारा यहाँ तक फेज आ गया, ठीक है। तो 1 नंबर जो पॉइंट है इसको यहाँ से भी फेज मिला, यहाँ से भी फेज मिला, मतलब इसको न्यूट्रल मिला ही नहीं। तो फिर क्या समझ में आया हमें, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, 3 और 1 का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो मोटर बंद रहेगा, ठीक है। अगर मोटर चलता तो फिर टाइमर जो डिफ्रॉस्ट साइकिल 5 या 7 मिनट का होता है वो चलता ही नहीं, टाइम मोटर घुमा देता तो फिर वो कूलिंग साइकिल में चला जाता, डिफ्रॉस्ट हीटर मेल्ट नहीं कर पाता। तो जब हीटर चलता है तब ये मोटर बंद रहता है और जब टेम्परेचर -5 to 10 डिग्री आ गया बायोमेटल ऑटोमेटिकली सेंस करके इसको फिर कूलिंग साइकिल में ट्रांसफर कर देगा 3 और 4 में, और ये फिर कट जाएगा, ठीक है, और ये भी कट जाएगा। तो ऐसे हम लोगों का ये जो है जो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का जो वायरिंग है कैसे चलता है। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें 2 साइकिल होता है, एक कूलिंग साइकिल, एक डिफ्रॉस्ट साइकिल, ठीक है। जब कूलिंग साइकिल चलता है तब फेज यहाँ से जाता है थर्मोस्टेट से होके 3 नंबर में जाता है। 3 से एक डायरेक्ट कनेक्शन है 1 का और एक है 4 का। 4 के थ्रू ये रिले में आता है और फेज जो है मोटर के एक साइड में आता है, मोटर का दूसरा साइड न्यूट्रल में लगा रहता है और न्यूट्रल का एक पोर्शन कंप्रेसर के कॉमन टर्मिनल भी रहता है और यहाँ पर हीटर में लगा रहता है। तो जब कूलिंग साइकिल रहता है तो एक से जो ये कनेक्शन आ रहा है यहाँ से उसको फेज मिल रहा है और नीचे से इसको न्यूट्रल मिल रहा है, तो मोटर चलेगा। जब 8 घंटा बाद जब मेरा डिफ्रॉस्ट साइकिल चालू होगा तब 3 और 2 में कनेक्शन बन जाएगा और बाईमेटल के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जो है हीटर को आ जाएगा, हीटर एनर्जाइज होगा, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, हीटर का जो स्पेसिफिकेशन है वो 110 से लेके 150 वाट का है, करंट है 0.5 to 0.7 एम्पियर और वोल्टेज है 230 वोल्ट। क्लियर? तो ये जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि ये बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपका एनसीवीटी का एग्जाम हो चाहे फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस सब में ये सब पूछा जाता है कि फ्यूज का ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, बायोमेटल का ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज क्या है, हीटर का स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सब। तो इस तरह से मेरा जो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का वायरिंग है वो एकदम इजीली बन जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये शायद बहुत टफ है, लेकिन आप लोग अगर समझ के इसको देखोगे तो बहुत आसान है। तो ये था फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का वायरिंग डायग्राम जो मैंने आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया। आप इसको देखो, जो टेक्निकल पॉइंट मैंने बोला वो नोट डाउन करो और फिर देखना 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से इसको याद रख पाओगे, कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। अगर कुछ और जानने का आपको अंदर क्वेश्चन है मन में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आंसर देने का कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।